नमस्कार। हमारे आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। ये जीके सब का सेट चल रहा है, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सिपाही का सेट चल रहा है। तो ये मॉडल सेट 2 है, प्रैक्टिस सेट 2 है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है? मूल अधिकार, तो सबसे पहले जानिएगा, मूल अधिकार को ही मौलिक अधिकार बोला जाता है। और मौलिक अधिकार हम अमेरिका देश के संविधान से लिए हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकार में कुल अनुच्छेदों की संख्या 12 से 35 है। 12 से 35 तक जो भी अनुच्छेद आ जाएंगे वो सब मौलिक अधिकार के आ जाएंगे, और ये सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है, इसीलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, 15, 16 और 19। इसमें सभी के बारे में अगर थोड़ा थोड़ा बहुत देख लिया जाए तो अनुच्छेद 15 यह कहता है कि राज्य के किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, लिंग या स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी जाति का हो उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में है कि किसी भी पद पर व्यक्तियों को, नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा, यह 16 में है। और 19 में है वाक शक्ति, यानी बोलने की शक्ति सभी नागरिकों को दिया गया है। इसीलिए मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही क्या है? प्राप्त है। 2 नंबर सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करें। मतलब इसमें से कौन सा कथन सही है, देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, तो ये तो गलत है ना। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होना चाहिए, ये भी गलत है। राज्यसभा के लिए तो 30 ही वर्ष होना चाहिए। अगला सवाल है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति 2 वर्षों के बाद रिटायर कर जाते हैं। 1/4 नहीं, 1/3 सदस्य हो जाएंगे, इसके 1/3 सदस्य। सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तीनों के तीनों गलत है, ये भी गलत है, 2 नंबर भी गलत है और 3 नंबर भी गलत है, तो इसके आंसर डी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगला सवाल, 3 नंबर। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो धन विधेयक को जो है ना, धन विधेयक को राज्यसभा जो है वो अधिकतम रोक सकती है 14 दिनों तक, उससे ज़्यादा दिनों तक ये नहीं रोक सकती है। 14 दिनों तक ही ये धन विधेयक को क्या कर सकती है? रोक सकती है। उससे ज़्यादा दिनों तक ये अपने पास उसको नहीं रख सकती। अगर उससे ज़्यादा दिनों तक अपने पास ये रखती है तो उसको लागू होना बोल दिया जाएगा, यानी परमिट हो गया, पास हो गया, उसको बोला जा सकता है। और एक और चीज़ समझना है कि अगर यह 14 दिन तक पास नहीं होता है तो राज्यसभा द्वारा उसको पारित माना जाएगा। समझिए, राज्यसभा के द्वारा उसको पारित माना जाएगा। और धन विधेयक हमेशा सबसे पहले लोकसभा में आता है। धन विधेयक अनुच्छेद 110, और धन विधेयक हमेशा लोकसभा में आता है। राज्यसभा के लिए सिर्फ 14 दिन का टाइम रहता है उस पर विचार करने के लिए। तो इसीलिए धन विधेयक अनुच्छेद 110 याद रखिएगा। अगला सवाल है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र जब होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय के न्यायालय या अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। ये सही है, 1 नंबर तो सही हो जाएगा, एकदम सही है। उसकी आयु कम से कम आयु की तो चर्चा ही नहीं किया गया है, इसीलिए इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा ये 1 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालय की बात करिए तो उच्च न्यायालय की संख्या अभी भारत में 24 है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का रिटायरमेंट 62 वर्ष पे हो जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्षों पर। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर। क्या बोले हम कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पे। चलिए अगला 5 नंबर सवाल देखते हैं। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? इस सवाल का जो आंसर है उसका आंसर हो जाएगा 2 माह, यानी 60 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर? 60 दिन के भीतर। आपातकाल तो हम जर्मनी देश के संविधान से लिए हैं, तो सब किसी को पता है। हमारे भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है, 352, 356 और 360। ये बाह्य आक्रमण या सशस्त्र आक्रमण,
इसको बोला जाता है। इसको राष्ट्रपति शासन बोला जाता है 356 को, और 360 को वित्तीय आपातकाल बोला जाता है। तो इसमें वित्तीय आपातकाल की बात बोली जा रही है। यह हमारे संविधान के कुल 22 भागों में 18वें नंबर भाग पर आपातकाल की घोषणा है। भारत में सबसे पहले आपातकाल 1951 में लगा था पंजाब में, और आपातकाल लगाने का काम राष्ट्रपति का होता है, प्रेसिडेंट का होता है। अब तक भारत में 3 बार आपातकाल लगे हैं, याद रखिएगा। 1962 जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, 1965 में नहीं लगा था, 1971 में लगा और फिर 1975 में लगा। 3 टाइम लगा है, 62, 71 और 75 में लगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में कब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? 1963 में लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, और ये सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा लाया गया था। याद रखिएगा, सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा यह लाया गया था। और जेबी कृपलानी का नाम आपको याद होगा, तो जेबी कृपलानी के द्वारा ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था संसद में। इंदिरा गांधी के भी समय लाया गया है, और लाल बहादुर शास्त्री के समय भी, सभी के समय अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन अभी तक ये पास नहीं हुआ है। इसलिए 6 नंबर का आंसर 1963 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किए गए हैं? तो इसमें प्रवर्तन की बात आती है तो अनुच्छेद 37 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के कुल भाग 22 में 4 नंबर पे है, और ये आयरलैंड के संविधान देश से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसमें अनुच्छेदों की जो संख्या है वह है 36 से लेके 51 तक। 8 नंबर देखते हैं, चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया है? तो सबसे पहले ये जानिए कि चेलैया समिति का संबंध है किससे? तो इसका जो संबंध है वो टैक्स से है, यानी कर से है। कर से इसका संबंध है। 1951 में इस समिति का गठन किया गया था। किस समिति का? याद रखिएगा, चेलैया समिति का गठन 1951 में किया गया था, और ये कर टैक्स से संबंधित है, कर प्रशासन से संबंधित है। एक होता है प्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है संपत्ति कर, आय कर, ये सब प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन से, क्या उत्पादन से? कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। तो इसको बोला जाता है काली क्रांति। कौन सी क्रांति? काली क्रांति। चमड़ा उत्पादन काली क्रांति, कोको क्रांति, कोको उत्पादन काली क्रांति। नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा भूरी क्रांति। क्या हो जाएगा? भूरी क्रांति। कोको उत्पादन का संबंध किससे हो जाएगा? कोको उत्पादन का संबंध हो जाएगा भूरी क्रांति से। 9 का बी नंबर जो आंसर है काली क्रांति, ये कच्चे तेलों से संबंधित है। याद रखिए, पेट्रोलियम से संबंधित है। कच्चे तेलों के उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। गोल्डन क्रांति तो आप जानते हैं, बागवानी और शहद के उत्पादन के लिए गोल्डन क्रांति संबंधित है। और ये जो धूसर क्रांति है ये सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। सीमेंट उत्पादन, धूसर क्रांति सीमेंट उत्पादन, गोल्डन क्रांति बागवानी या शहद उत्पादन, काली क्रांति जो है वो कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादन, और भूरी क्रांति कोको और चमड़ा उत्पादन। एक धन जो आसानी से विदेश में आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है। इसको हॉट मनी के नाम से, शेयर मार्केट से ये संबंधित है। अगला सवाल है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। क्या अनुमोदित करता है? तो ये आर्थिक मामलों पर कैबिनेट की समिति। इसका आंसर 1 नंबर जगह, 11 का आंसर 1। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा कार्यक्रम नहीं हुआ? तो इसमें सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी ये नहीं था, बाकी ये सब था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था भाई? 1920। और ये महात्मा गांधी की देखरेख में, याद रखिएगा, महात्मा गांधी की देखरेख में चालू किया गया उनका पहला जन आंदोलन था। कौन आंदोलन था? असहयोग आंदोलन पहला जन आंदोलन था, जिसमें उन्होंने उनके देखरेख में चलाया गया था 1920 में। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी?
तो यह जो तिथि को समाप्त हुई थी वह तिथि था 6 अप्रैल को। शुरू हुआ था 12 मार्च को, शुरू हुआ था ये नहीं, ये शुरू हुआ था 12 मार्च को और समाप्त हो गया यह 9 अप्रैल को। समाप्त किस दिन हो गया? 9 अप्रैल को। इसमें कुल 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी ने 241 मील का सफ़र क्या हुआ था? तय किया था। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चौदह नंबर सवाल देखते हैं। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये 23 मार्च 1942 को नहीं, ये 8 अगस्त को, याद रखिएगा 8 अगस्त को। बाकी सब सही है। चोरा चोरी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, ये सब सही है। चोरा चोरी घटना गोरखपुर से संबंधित है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में हुआ था। पुणे के यरवदा जेल में उसी में हरिजन नामक शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? 21 अक्टूबर 1943 को। अगर पूछेगा कि आज़ाद हिंद फौज के गठन का सोच सबसे पहले किसके ध्यान में आया, विचार सबसे पहले किसके ध्यान में आया? अगर विचार लगा देगा तो मोहन सिंह आंसर हो जाएगा। अगर सवाल में विचार लगा दिया तो मोहन सिंह इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे बी नंबर इसका आंसर होगा। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया है। तो सती प्रथा का उन्मूलन 1829 के 17वें के द्वारा किया गया। ये 17वें क्या है? तो इसमें द्वारा नियम कानून का कुछ लिस्ट है। इसमें बताया गया है कि विधवाओं को जीवित जलाना क्या है? अपराध घोषित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अपराध घोषित कर दिया गया है। सती प्रथा राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से भारत में सती प्रथा को 1829 में क्या कर दिया गया था बाबू? समाप्त कर दिया गया था। वहाबी के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड एलिंगटन प्रथम को। किसको जाता है? लॉर्ड एलिंगटन प्रथम को। यह विद्रोह 1820 के आसपास पटना वाले क्षेत्रों में हुआ था। किस क्षेत्रों में हुआ था वहाबी आंदोलन? पटना वाले क्षेत्रों में हुआ था। और यह पूरा इस्लामिक आंदोलन था। कौन आंदोलन था? यह पूरा जो था बाबू वो इस्लामिक आंदोलन था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।